नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राहुल गांधी जो एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो 2 दिवसीय कल से जम्मू प्रोविंस के दौरे पर आ रहे हैं। पैदल वैष्णो देवी जाएंगे और साथ ही साथ उसके बाद वापसी में परसों यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो कोर ग्रुप हैं, वो भी उनसे अलग-अलग मुलाकात करेगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। खुद रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर कैंपिंग की हुई है। हमने उनसे बातचीत की। दर्शकों, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। उन्होंने कश्मीर में ये कमिटमेंट किया था कि कश्मीर का दौरा करने के बाद वो जम्मू में जो पार्टी कैडर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और अपनी कमिटमेंट को निभाते हुए वो कल जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मामलों का जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी रजनी पाटिल हमारे साथ मौजूद है। रजनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हर एक विजिट का कोई ना कोई मकसद रहता है और अगर राहुल जी आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कोई मकसद ज़रूर होगा। जी बिल्कुल, इससे पहले ही राहुल जी आना चाहते थे जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ 2 साल पहले, तो वो आना चाहते थे, लेकिन आप लोग को आप जानते हैं कि उनको रोका गया था एयरपोर्ट पे ही, तो उनको आने के लिए मना कर दिया था, रोक लगाई गई थी। तो तब से वो चाहते थे और जब से मुझे यहाँ प्रभारी बनाया गया तो वो बोल रहे थे, 2-3 बार बोल रहे थे कि मुझे श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह जाना है और ख़ास तौर पे जम्मू में आके मुझे पहले वैष्णो माँ का जाके दर्शन लेना है, मत्था टेकना है। उनको मालूम है, जानकारी है कि यहाँ के लोग आहत है, आक्रोशित है, बहुत नाराज़ है कि जो उनका स्टेटहुड चला गया। जी। तो लोगों का रूबरू होने का ये मौका है, लोगों से लोगों के दुख जानने का, वेदना जानने का मौका है। तो लोगों को आश्वासन दिलाने के लिए वो आना चाहते हैं और लोगों को आश्वासित करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी। ये दिलासा देने के लिए वो आना चाहते हैं। रजनी जी, कांग्रेस का कैडर हो, उनकी भी ये शिकायत रहती है कि हाईकमान की हमेशा निगाह टनल के उस पार रहती है। वहाँ उनको बड़ी ग्रीनरी नज़र आती है। जो भी बड़ा नेता आता है उसकी तवज्जो वहीं पे रहती है। जब सरकार बनती है तो बड़े ओहदे भी उनको दिए जाते हैं। ये शिकायत है? मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि उन्होंने जब श्रीनगर आए थे तो ही मुझे बोला था दूसरे दिन कि हम कल ही जाएंगे। तो मैंने बोला कि आपका पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो बोले नहीं ठीक है, फिर हम पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होता है तो हम जाते हैं। तो देखिए, उनके लिए सब समान है और जो ख़ास तौर पे एक तो है कि जम्मू कश्मीर, समूचा जम्मू कश्मीर उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें शिकायत ये है कि अगर मेरा स्टेट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से थोड़ा ज़्यादा तवज्जो वो ज़्यादा जम्मू कश्मीर को देते हैं, वो मेरी शिकायत रहेगी। लेकिन जम्मू और कश्मीर में बिल्कुल फ़र्क नहीं उनके लिए। लेकिन एक चीज़ है, अब माहौल यहाँ पे वाकई में जम्मू के लोग, मैं कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू के लोगों को भी लगता है कि उनकी लैंड और जॉब प्रोटेक्ट होने चाहिए, उनको स्टेटहुड मिलना चाहिए। उनका ये कहना है कि जैसे एक डिवकॉम से किसी को तहसीलदार बना दिया जाता है, वैसे ही आपने स्टेट को यूटी बना करके, वो भी 2-2 यूटी बना करके, तो क्या ये इशू उनके पास भी रहेंगे, आपके पास भी रहेंगे? बिल्कुल, आपने अगर एआईसीसी का रेजोल्यूशन, सी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आपने अगर रेजोल्यूशन पढ़ा होगा, जो दूसरे दिन जब एब्रोगेशन हुआ 370 का, तो दूसरे दिन हमने एक रेजोल्यूशन किया था। उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यही रेजोल्यूशन पास किया है कि हमारा अगर पहला मकसद है, क्योंकि ये आर्टिकल 370 तो अभी सब जुडिस है, उसके लिए कोई बोलना नहीं चाहता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन हम यही बात करना चाहते हैं कि हमारा पहला मकसद यही कांग्रेस पार्टी का कि हम स्टेटहुड देना चाहते हैं, जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड उनका वापस देना चाहते हैं। हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं उनको अपना रोज़गारी देना चाहते हैं, उनकी ज़मीन का हक उनको दिलाना चाहते हैं और यहाँ की स्थिति सामान्य हो उसके लिए कोशिश कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और वही दिलासा देने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे मौके हैं जम्मू कश्मीर में, वो मौके खोजने की आवश्यकता है और जो फ्रेजाइल स्थिति हो गई है जम्मू कश्मीर की, वो फ्रेजाइल स्थिति दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना उनका हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ज़रूर आएंगे और वो लड़ाई, लोगों की लड़ाई, वो सड़क से संसद तक लेके जाएंगे।
कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक संशय की बात रहती है। कांग्रेस अगर जम्मू की बात करती है तो कश्मीर में उनको नुकसान होता है। ये बीच का पाथ कैसे अडॉप्ट करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस अगर आपने देखा होगा, कांग्रेस एक ही पार्टी है, वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ा नहीं है। कभी भी श्रीनगर में जाके एक भाषा, जम्मू में जाके एक भाषा हमने कभी की नहीं। चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो, फ़ायदा हो, कुछ भी हो, पॉलिटिकल गेन के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपना जो मसौदा है, अपनी आइडियोलॉजी कभी छोड़ी नहीं है, अपनी विचारधारा कभी छोड़ी नहीं, और वो हम कभी छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जो 136 साल की पार्टी है, वो अपनी लड़ाई लड़ेगी, अपने विचारधारा के ऊपर लड़ेगी, और वो हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस को माना जाता है बड़ा डेमोक्रेसी में फेथ करते हैं। बड़ी सारी ऐसी सिचुएशंस भी है जब कांग्रेस चाहती तो बाइकॉट भी कर सकती थी जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अगर स्टेटहुड पहले नहीं दी जाती है, स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? नहीं, हम तो स्टेटहुड की ही मांग कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने 24 जून को मीटिंग ली थी, तो हमारी कांग्रेस ग्रुप, कश्मीर ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक ग्रुप बना है, जिसमें हम भी शामिल थे। तो उसमें हमने हमारे जो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के 3 लोग गए थे, गुलाम नबी आज़ाद जी, ताराचंद जी और मीर साहब जो शामिल हुए थे, उन्होंने, हाँ, तो हमने एक मसौदा बना के उनको दिया था, और जिसमें प्रमुखता हमने यही मांग की है कि पहले स्टेटहुड, बाद में चुनाव, यही हमने मांग की है। तो स्टेटहुड के लिए ही हम अड़े रहेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि ये सरकार है, बिल्कुल बुलडोज करती है। जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे किसान, वो लड़ते रहे, आज भी लड़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर काठियाँ चल रही है, लाठियाँ चल रही है, उनके खून बहा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल हल रस से मस नहीं हो रही है। तो हमें मालूम नहीं है क्या करेंगे, लेकिन हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। रजनी जी, आप मेरी इस बात को सिरे से खारिज करेंगे, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा। कश्मीर में आपने अपने पार्टी कार्यालय का फाउंडेशन स्टोन रखा और उस कार्यक्रम में सभी गुट शामिल थे। आप गुट शब्द को भी काटना चाहेंगी, क्या उस दिन के बाद से कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ज़रूर कभी विचार भिन्नता हो सकती है, जैसे हमारे घरों में भी होती है, घर में भी विचार भिन्नता होती है। लेकिन जब राहुल जी का, सोनिया जी का और हमारे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का सवाल आता है, तो हम सब साथ में आते हैं। अभी आपने अंदर भी देखा होगा, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका मीटिंग ख़त्म होने के बाद में हम वहाँ जाके मिलेंगे। तो अपनी नाराज़गी, अपने विचार हर कोई प्रकट करता है, लेकिन हम सब साथ में आके लड़ाई लड़ेंगे। जब बीजेपी के साथ लड़ना हो, विरोधकों के साथ लड़ना हो, तो हम सब साथ में आके लड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है या गुटबाजी है? नहीं, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, और यही तो हमारी खूबसूरती है कि हमारे यहाँ, जैसे आज अगर आपने देखा होगा कि मोदी जी के यहाँ, मोदी सरकार जिसको बोलते हैं आप, वहाँ पे मिनिस्टर्स को भी अपना हक नहीं है कुछ बात रखने का। उनको भी दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को भी कुचला दिया जाता है। सिर्फ खुद की आवाज़ सुनी जाती है, मन की बात जो है खुद की बात, मन की बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं, हमारे यहाँ हर एक की आवाज़ राहुल जी सुनते हैं या सोनिया जी सुनती है, और हमें अपना बात कहने का, बात रखने का अधिकार है। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती कांग्रेस पार्टी में ही है। जी, बीजेपी की इंटायरली डिफरेंट सोच है। उनका कहना है कि वहाँ भी खानदानी राज चल रहा है, गांधी परिवार की सुनी जाती है। इतने कैपेबल, इतने पोटेंशियल लोग हैं, उनको आगे आने नहीं दिया जाता। ये बीजेपी का आरोप है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है। इसका कारण यह है कि देखिए, अगर आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं एक स्वतंत्र सेनानी की बेटी हूँ, उनके घर से आई हूँ, और बहुत ही मध्यम वर्गीय, जिसको आप बोलते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आई हूँ। अगर मैं ऐसे घराने का नाम लेती हूँ, तो मैं यहाँ तक कैसे आती, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठती हूँ। मेरा तो कोई बाप ज़्यादा, कोई मिनिस्टर नहीं था, कोई नहीं था, कोई बड़े फैमिली की मैं नहीं आती। तो अगर मुझे यहाँ तक पार्टी लाती है, तो कहाँ बड़ा घराना आप बोलते हैं, ऐसे नहीं है। राहुल जी के दौरे से क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि जम्मू के लोगों को इस वक्त वाकई के जम्मू के लोगों में नाराज़गी है, एनॉयड है लोग। तो राहुल जी के दौरे से क्या उम्मीद है आपको? मुझे लगता है राहुल जी सबको साथ लेके जाएंगे, और एक जो मैं जो समझती हूँ कि राहुल जी सभी कांग्रेसियों को साथ में लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अभी कोई गुटबाजी नहीं रहे, कोई झगड़ा नहीं रहे, और सबको साथ लेके जाने वाले, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं कि चापलूसी करने वाले लोग, आगे जाने वाले लोग, उनको बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जो देखा उनके 2 दिन के दौरे में श्रीनगर में भी, तो बहुत सिंपल इंसान हैं, जो सबको साथ लेके जाने वाले हैं, सबके साथ घुल मिल के जाते हैं। तो मुझे लगता है वैसे ही करके यहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा है, सबको मिलेंगे, सबको बात करेंगे, और मुझे भी यही बोला है कि आपने सभी को लेके जाना है। तो इस तरह से वो सभी को लेके हर जगह पे, हर स्टेट में जाएंगे, हर स्टेट में सबको साथ लेके। आप भी मानती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे मुद्दे विपक्ष को दिए
और मुझे लगता है कि जितना कैश करना चाहिए कांग्रेस नहीं कर पाई। क्या ये अभी भी सत्ता का हैंगओवर है? क्यों, कितने साल हो गए, 5 साल बीजेपी को हो गए, उससे अब दोबारा इलेक्शन। मुझे लगता है कि आपने अगर देखा होगा तो 1 साल से तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, तो हर दिन हम रास्ते पे हैं जम्मू में। अगर आपने जम्मू कश्मीर में देखा है, हर दिन कांग्रेस पार्टी रास्ते पे कोई ना कोई निदर्शन, कभी रसोई गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल है, कभी किसानों का आंदोलन है, ट्रैक्टरों का मोर्चा है। हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लेके हम रास्ते पे आ रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या करें? अगर किसानों का इतना बड़ा आंदोलन पंजाब के लोगों ने यहाँ पे रखा है और सब बॉर्डर्स उन्होंने बंद कर दिए, सील कर दी है, अगर वो उसको कुचल देते हैं, अगर इस इतने सारे आंदोलनों को वो कुचल देते हैं, तो हमारे आवाज़ को वो कहाँ पे उठा देंगे? हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब सामान्य आदमी को जब उसकी भनक लग रही है अभी, क्योंकि रसोई गैस की जो महंगाई है, लोगों को नहीं, अभी ये सहन नहीं हो रहा है, महिलाओं को नहीं सहन हो रहा है, बेरोजगारों को नहीं सहन हो रहा है, युवाओं को नहीं, सभी लोग उससे, सभी वर्ग प्रभावित है। और मुझे लगता है ये कभी ना कभी इस मोदी सरकार को सबक सिखाने के सिवाय नहीं रहेगा। ये जिन लोगों ने संकट के वक्त, जब पार्टी संकट में थी, बड़े बड़े आपके नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, उन नेताओं को आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि संकट के समय आपने देखा होगा कि जैसे चूहे भाग जाते हैं, वैसे हम उनके लिए सोचते हैं। उसमें कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हमारी विचारधारा बहुत मजबूत है। कोई आने जाने से हमारी पार्टी कोई नुकसान कोई पहुंचाएगा नहीं। हमारे जैसे छोटे छोटे सिपाही उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या रोड मैप है कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर यूटी को लेकर के? क्या रोड मैप है? हमारा रोड मैप यही है कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम इसको अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है उनको लेके हम आगे चले आएंगे, नए लोगों को निकालेंगे और जो भी हमारे साथ आएगा उनको लेके, जो नहीं आएंगे उनके सिवाय हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मान लिया जाए रजनी जी कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और पार्टी की एक्टिविटीज़ तेज हो गई हैं, जैसे कि कहा गया है कि मार्च तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाएंगी और उसके बाद चुनाव करवा दिया जाएगा, ये माना जाए? मुझे लगता है कि पार्टी ने हमेशा अपनी तैयारी रखनी चाहिए। कभी भी इलेक्शन हो या नहीं हो, पार्टी ने हमेशा अटेंशन में रहना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन के लिए हो, चाहे वो लोगों की लड़ाई करने के लिए हो, चाहे वो लोगों के लिए हक मांगने की लड़ाई करने के लिए हो। पार्टी ने हमेशा तैयार होना चाहिए और वो हम तैयार हैं। आखिरी सवाल आपसे, लैंड प्रोटेक्ट होनी चाहिए, जॉब प्रोटेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल। अगर जम्मू कश्मीर में पहली मांग है तो वो हमारा स्टेटहुड मिलना चाहिए, लैंड प्रोटेक्ट होना चाहिए और हमारा जॉब प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ों के लिए कांग्रेस का हर सिपाही जम्मू कश्मीर में अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेगा। क्या कोई नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं? अगर नए लोग आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, मास्टर प्लान, जम्मू के मास्टर प्लान पर, जो मास्टर प्लान 20,032 का है उस पर काम चल रहा है, उसको 20,022 में उस पर पुनर्विचार किया जाना है। जेडीए की फंक्शनिंग लगातार बढ़ती जा रही है, दायरा जेडीए का लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फंक्शनिंग पर भी सवाल उठे हैं। हमने वाइस चेयरमैन जेडीए से बातचीत की। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं पंकज मल्होत्रा, वीसी जेडीए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पे बात करना। पंकज जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा, नाम है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपके आने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे पहले भी, लेकिन विकास में स्टेग्नेशन सी हो गई है, ना कोई नई कॉलोनी की प्लानिंग बन रही है और जो पहले से भी बनी है उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं जिसको लेकर के लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये बोलूँगा कि जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू अर्बन एरिया। राइट। जम्मू अर्बन एरिया ऑलमोस्ट 354 गाँवों पे आधारित है। गाँव जितने भी, इसमें शहरी आबादी भी आती है। इसके साथ में जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर और हमारी जो 4 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, मसलन बड़ी ब्राह्मणा, गो मनासा, बिश्ना, इनके जो बाहर इलाके हैं वो भी हमारे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो इसके बारे में जो है हमारी प्रॉपर जम्मू मास्टर प्लान 2032 बना हुआ है। उसमें जो तरीके या जो एरियाज एयर मार्क किए गए हैं डेवलपमेंट के लिए,
हम उस जम्मू मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ त्रुटियां रह चुकी हैं इस मास्टर प्लान में, जैसे हर मास्टर प्लान में प्रावधान होता है। हमारे जम्मू मास्टर प्लान 2032 जो 2017 में लागू हुआ, इसका रिवीजन जो है 2022 में ड्यू है। तो हमने, जो कि हमारे जैसे आप लोगों ने बताया कुछ दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, उन दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए हमने वो उसके रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो अमल में ला चुके हैं। और इसमें अब जैसे रिवीजन हो जाएगी, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल रहता है, हमें ऑब्जेक्शंस कॉल करने होते हैं, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। तो हमने वो प्रोसेस जो है इनिशिएट कर दिया हुआ है। और जैसे ही ये वंस वी आर एबल टू कंप्लीट द रिवीजन, तो जो हमारी शॉर्ट कमिंग रह गई हैं जम्मू मास्टर प्लान में, जिसमें कुछ लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो नहीं मीट हो पाई हैं, तो उनको हम ठीक करेंगे और ये दिक्कतें नहीं रहेंगी। रही बात, आपने बोला कि और कॉलोनीज़ नहीं आ रही हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग कॉलोनीज़ हैं उनमें जैसे गोल गुजराल की है या बीरपुर की है, कुछ लैंड इश्यूज़ जो है, लिटिगेशन इश्यूज़ जो है, कुछ तो बाद में भी क्रॉप अप हो गए। जब ऐसा अमूमन होता है, इट्स नॉट कि सिर्फ हमारी अथॉरिटी में ऐसा हुआ है, बाहर भी ऐसा होता है। बट ये हम उसमें जो भी कार्यरत करना है, जैसे गोल गुजराल में जो लिटिगेशन के इश्यूज़ आए हैं, हमने कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखा है और हमें कोर्ट से रिलीफ मिला है। और जो रिलीफ मिला है और उसकी वजह से जो हमारे एरियाज़ जो हैं लिटिगेशन फ्री हुए हैं, हम जो उन लोगों को वहाँ पे पोजीशन देने वाले हैं। और जो बाकी भी रह गया हुआ है तो उसको भी हम मतलब बड़ा इसको कीनली कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं और हमें इसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ जो भी हमारे जो गोल गुजराल हाउसिंग कॉलोनी रिलेटेड जो लिटिगेशन इश्यूज़ हैं या जो बीरपुर के हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे और हम लोगों को पोजीशन दिला पाएंगे जिन लोगों ने पेमेंट की। जी पंकज जी, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम अपनी ही लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। आए दिन हम जब फिर हम उनको रिट्रीव करवाने की बात चलती है तो फिर हमें दिक्कत आती है, हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है, फिर पथराव भी होते हैं। ऐसी स्थितियां बनती क्यों हैं? क्यों हम अपनी लैंड को डीमार्केट क्यों नहीं कर? जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसके पास लगभग सरकार का कोई 88,000 कनाल जो है रकबा जो हमें ट्रांसफर्ड है। ये ट्रांसफ़र हमें एक जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी उस दौरान जो नज़ूल लैंड्स ट्रांसफ़र हुई और बाद में जो रोशनी जो एक्ट आया उसके तहत जो हमें ज़मीनें ट्रांसफ़र हुई, तो उनकी जो है ऑन पेपर्स ट्रांसफ़र हो गई। ये फ़लाँ खसरे जो हैं, जो सरकारी रकबा था विद इन जम्मू अर्बन एरिया, तो हमें बाई वे ऑफ रोशनी एक्ट भी ट्रांसफ़र हुआ। वो कागज़ों में ट्रांसफ़र हुई, उसका फिर प्रॉपर जो है हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होनी थी रेवेन्यू और हमारे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में। वो प्रक्रिया जो है वो ऑलमोस्ट 80-90% वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई लगभग 10-12 हज़ार ही जो हमारा रकबा है वो डिमार्केशन को बाकी है, जिसकी जो हमने उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है। रेवेन्यू अथॉरिटीज़, जेडीए के लोग सब मिलके एक मतलब हमारा मंथली शेड्यूल निकलता है, उसके तहत जाते हैं, वो हैंडिंग ओवर टेकिंग हो रही है। और जो एरिया हम टेक ओवर करते जा रहे हैं उसका प्रॉपर हम जियो फेंसिंग करवा के लेटेस्ट जो हमारे सर्वे टूल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके प्रॉपर नक्शे बनाए जा रहे हैं कि कल इसमें कोई फर्दर डिस्प्यूट का गुंजाइश ना रहे। पंकज जी, कितनी लैंड मान के चला जाए, एक टेंटेटिव फिगर हो, कितनी लैंड इंक्रोच्ड है और कितनी हमने रिट्रीव करवाई? अभी चूँकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं ये पब्लिक के सामने ये फिगर देना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, जो शायद ठीक ना हो। मैं आपको अलग से ये वेरीफाई करके तो आपको ये कन्वे कर दूँगा जी, और पब्लिक को भी बता देंगे। जी पंकज जी, कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपना घर बनाए और उसके बाद जेडीए के लोग आकर के उसको सील कर दें, कहें कि आपका नक्शा पास नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो नक्शे के लिए अप्लाई करता है कि आप हमारा नक्शा पास कर दीजिए, उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो वो एनओसी लाता है और दूसरा नक्शे की प्रक्रिया को आसान कैसे बनाया जाए। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि जब मैंने ज्वाइन किया
जी। तो उसके बाद में मुझे लगा कि ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी, ये दो चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी रहनी चाहिए हमारी फंक्शनिंग में। तो इसलिए एक ऑलरेडी यहाँ पे मतलब इस ऑफिस की ऑटोमेशन का काम चल रहा था, तो उसको मैंने अब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ले आया हूँ। और जो भी हमारी जैसे आपने बात किया कि नक्शे के लिए, अब आज की डेट में हमने नक्शे को जो है वो मैनुअली यहाँ पे अपने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अब जो भी नक्शा अप्लाई करेगा वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। उसकी पोर्टल है जो हमारा मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी नक्शा जो आज के बाद जो अप्लाई जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन में आते हैं, जीएमसी लिमिट्स को छोड़ के और जो हमारी जो चंद म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनकी लिमिट्स को छोड़ के जो भी रकबा आता है वहाँ पे आपको नक्शा जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो नक्शा पास कराना है। नक्शा पास कराने के लिए आप हमारे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ई सर्विसेज का लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप ऑनलाइन अपना जो है आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन। वंस एक बार जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपको पूरा ट्रैक रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, किन किन एनओसीज़ के जो डिपार्टमेंट के एनओसीज़ पेंडिंग है, सो दैट बेसिकली जो नक्शा पास करना है ये भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत इसमें टाइम लिमिट है। तो हमने वो जो एनओसीज़ जो हैं जिन तमाम डिपार्टमेंट्स को जब हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगी उनको जब हम एनओसीज़ भेजेंगे तो दे आर ऑल्सो सपोज टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो अब वो सारी प्रक्रिया जो है जो हमारा एप्लीकेंट होगा उसको पता रहेगा कि उसका नक्शा इस समय किस स्टेज पे है, कब अप्रूवल हुआ, कब उसको फ़ीस भरनी है, वो उसको ये सारी चीज़ें नोटिफाई की जाएंगी और वो अब आराम से घर बैठ के इवन जो आप आफ्टर द नक्शा जो अप्रूव हो जाता है उसकी जो पेमेंट करनी है वो प्रोविज़न भी ऑनलाइन हो गया है। और इससे मुझे लगता है काफ़ी लोगों को सहूलियत हो जाएगी कि और वो ट्रैक कर पाएंगे कि भाई उनका नक्शा कहाँ पहुँचा, वो पास हुआ नहीं हुआ। दूसरा लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि कई जगह आबादी वाला इलाका है, ठीक है, और मास्टर प्लान में उसको हमारे यहाँ ग्रीन शो किया गया है, ग्रीन एरिया शो किया गया है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं हमारे संज्ञान में हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि जो मास्टर प्लान रिवीजन में जो है इन चीज़ों को ध्यान में रख के तो जो तरमीमें की जाएंगी उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो इस टाइप के इश्यूज़ आ रहे हैं कि आगे पीछे तो उनके घर बने हुए और हम नक्शा पास नहीं कर रहे हैं। आपने बात की बीरपुर कॉलोनी की भी, तो इसी टाइप के इश्यूज़ हैं। वो एरिया मास्टर प्लान में ग्रीन दिखाया गया है, बट जब ये मास्टर प्लान रिवीजन होगी तो उस एरिया की क्या इसकी रेजिडेंशियल की डिमांड है वो प्रॉपर्ली वर्कआउट होगी और उसमें जो भी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी इसमें हमारे मास्टर प्लान में तो हम करेंगे। उससे जैसे फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पंकज जी, लोकल ऑफिसर से बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं लोगों को और लोग चाहते भी हैं कि ऑफिस में काम जो है एक्सपीडाइट हो। अकबर लीज डीड ख़त्म हो चुकी है, उसको बढ़ाना है वो भी नहीं हो पा रहा है टाइम पे। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता है, ट्रांसफ़र करना है, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये आसान चीज़ें क्यों नहीं बना? ये प्रोसेसेस की बात है। अब मसलन बहुत जगह मुझे ये भी सुनने को मिला अपने ऑफिस में ही कि भाई हमने अप्लाई किया हुआ है। अब मैं डेली जो है 2:30 से 3:30 बजे तक रोज़ ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। मेरी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट भी हो तो मैं इसके लिए अब मुहैया किया हुआ, मैंने 2:30 से 3:30 के बीच में मैं ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ। कोई भी शख्स जिसको इस टाइप की इश्यूज आते हैं वो मेरे से आके मिल सकता है, बता सकता है। और मुझे ऐसे फीडबैक भी मिलती है कि अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द अथॉरिटी। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जिसको भी इस प्रकार की परेशानी आ रही है वो मेरे से आके मिल सकता है। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर उनके होंगे तो हम उनको कन्वे करेंगे। हो सकता है कि हमारे जेडीए के जो ऑफिशियल्स हैं उनको वापस कन्वे ना कर पाए हों कि भी आप में ये त्रुटि है, ये पूरी करिए, तो वो चीज़ भी इसमें आसान हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगेन जैसे हमने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन का किया है, हम जेडीए में एक पूर्णता ना एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर हमने यहाँ बनाया हुआ है। हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जी।
वी विल अनाउंस इन द मीडिया, आपके सामने रखेंगे कि हमारी सारी जो प्रक्रिया है, इवन जो ट्रांसफ़र, लीज एक्सटेंशन विल बी टोटली ऑनलाइन, लोग घर बैठ के अप्लाई कर पाएंगे। पंकज जी, जेडीए का अपना रेवेन्यू कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, उसको इन्हांस करने में क्या करने की ज़रूरत है? जेडीए में अगेन इट विल नॉट बी प्रॉपर टू गिव मी एग्जैक्ट फिगर्स, मैं आपको ब्रेकअप दे देता, बट अभी ऑफ हैंड मेरे पास नहीं है जी। बट ये है कि इसकी जो आपने एनहांसमेंट की बात की है, हम इस पे मतलब तीव्रता से विचार कर रहे हैं कि बिकॉज आवर जेडी इज़ ए सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमें गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं मिलती है कि भाई हम अपने किसी भी मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की ये जो सैलरीज हैं देने के लिए, हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको पे आउट देने के लिए, वी आर टोटली ए सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड जैसे जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ती जा रही हैं, पेंशन्स पे आउट बढ़ते जा रहे हैं और ओवरहेड है हमारे जो बिजली के किराए और दूसरी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं, तो हमें भी जो है अपने रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर रेडी और हम इसको रेंट आउट करने वाले हैं। जैसे हमारा जनरल बस स्टैंड है, इसमें हमारे पास कोई 20,000 स्क्वायर फुट का एरिया जो है कमर्शियल एरिया हम देने वाले हैं। ऐसे ही हमारे पास जी और भी बाहू जो ये जो बाहू प्लाजा है, इसके अंदर भी अभी कुछ अनरेंटेड वो लीज स्पेसेस हैं, कमर्शियल स्पेस हैं, वो शॉर्टली कमिंग आउट विद ऑक्शन। लोग जो भी है इसमें ऑक्शन भर के, और अगेन मैं आपको बोलता हूँ ऑक्शन हम ऑनलाइन ऑक्शन करेंगे जिससे कि लोगों को सुविधा रहे और पूर्णतया जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को ये जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ़र कर पाएँ, जिससे हमें पूरा अच्छा रेवेन्यू भी मिले और एक पारदर्शिता भी इस जो ऑक्शन प्रक्रिया में बनी रहे। पंकज जी, आप सैलरी और पेंशन कंपोनेंट आपने ही रिसोर्सेज से निकाले जैसे आपने बताया, क्या यही ये कारण है कि काफ़ी लंबे से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई है, डीपीसी नहीं होने से स्टैग्नेशन आ जाती है? मैं आपकी बात आपको सही जानकारी है, बट इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स जो होते हैं वो अभी तक फ्रेम नहीं थे। राइट। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा हुआ है और जब गवर्नमेंट से हमें ऐसे पूछा जाता है कि हाँ जी ये आप जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको मीट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो वी आर कमिटेड कि भाई हम जो है जो हमने जो नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट को प्रपोज किया है उसको जो भी उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वी विल मीट आउट ऑफ ओन रिसोर्सेज। सो शॉर्टली हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो बन जाएंगे। वंस द रिक्रूटमेंट रूल्स आर फ्रेम्ड तो हमें जो डीपीसी करेंगे, जो लोग इसके हकदार होंगे जिनकी प्रमोशन लॉन्ग ड्यू हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो काम करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, हमारी अथॉरिटी की आमदन भी अच्छी होगी और हम अच्छे से जो भी हमारा मैंडेट है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का उसको हम अच्छे से कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका कभी ट्रांसपोर्ट नगर में जाना हुआ? आपने उसकी हालत देखी है? बहुत बुरी हालत है, क्या उस पर भी आप निगाह रखेंगे? मैं ट्रांसपोर्ट नगर में बतौर म्यूनसिपल कमिश्नर भी गया हूँ और वीसी जेडीए भी मैंने उसका दौरा किया है हाल ही में। उसमें बहुत ही जैसे आपने सही फरमाया कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, नालियाँ नहीं हैं, हमने 2-4 बार वहाँ ब्लैक टॉपिंग की, वो सस्टेन नहीं की, तो लिहाजा उसमें जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो मेजर जो मुझे समझ में आया और जो मुझे वहाँ के स्थानीय जो वहाँ के शॉपकीपर्स उन्होंने बताया, वहाँ ड्रेनेज का इशू बहुत है, चूँकि वो स्लोप में है तो पानी जो है अगर थोड़ा भी कहीं ब्लॉकेड आता है तो वो सड़कों पे आ जाता है, उससे जो है हमारा ब्लैक टॉपिंग वगैरह जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसका एक अभी हम पूरा एक सर्वे कर रहे हैं, मेरे इंजीनियर टीम आज भी वो जो है ट्रांसपोर्ट नगर में है, तो जो भी मेन इसके नालेज हैं और जो फर्दर जो नालियाँ बनानी हो, किन किन जो वल्नरेबल स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे हमें मैकडम की जगह जो है
सीमेंट टाइलिंग या सीमेंट फ्लोरिंग करनी पड़ेगी रोड्स की, वो सारे हम आइडेंटिफाई जी, कर रहे हैं जी, और शॉर्टली जी। इसका भी प्रोजेक्ट बना के हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने डेवकॉम साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर उनके पास कोई फंडिंग सोर्स हो जिससे हम ये काम करवा पाएँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कहीं से वो विल हेल्प अस इन अरेंजिंग फंड्स फॉर द पर्पस। लेकिन जो उसका कॉस्टिंग वास्टिंग है या उसको जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही ऑलरेडी ऑन द जॉब। मुझे लगता है हफ्ते भर में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और हम जल्दी ही जो है इसमें जो डेवलपमेंट वर्क है, जो लेफ्ट ओवर वर्क्स हैं ट्रांसपोर्ट नगर में रिगार्डिंग रोड्स एंड ड्रेनेज, वो कंप्लीट कर पाएंगे और लोगों में। जी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, बन रही है देश दुनिया की खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत।